हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस की बुक का जो चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब हम पार्ट देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री वाला। तो एनिमल हस्बेंड्री, हस्बैंड जो होता है वो होता है पति। तो क्या यहाँ पे जानवर को पति बनाया जा रहा है? देखिए, पति तो जानवर ही होते हैं। मतलब ऑन अ लाइटर नोट, एनिमल हस्बेंड्री जो है इसका मतलब होता है पशुपालन। मतलब जानवरों को पालना जो होता है उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब चाहे वो कुछ भी पाले, हम चाहे वो हस्बैंड पाल लें, नहीं, जैसे हम लोग गाय पाल लें या फिर मधुमक्खी पालन होता है या फिर मछली पालन होता है, सब तो एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन आता है। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक होता है। एनिमल लाइफ स्टॉक मतलब जो जीव जंतु होते हैं उनको साइंटिफिकली पालना इस तरीके से कि हम उनकी हेल्प से कुछ पैसे भी कमा सकें। इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल। तो हम उनको पाल रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं और उन डिसीज़ भी कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें बीमारियों को भी नहीं फैलने दे रहे हैं। तो एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो हमें यहाँ पर पता लगा कि व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल स्टॉक का। इसमें हम लोग क्या करते हैं? फीड करते हैं जानवरों को, ब्रीड करते हैं, डिजीज़ कंट्रोल करते हैं। और एनिमल बेस्ड फार्मिंग में हमारे कौन कौन आते हैं? कैटल, कैटल यानी कि गाय भैंस, गोट हो गया, शीप हो गया, पोल्ट्री जो वो होती है ना, मुर्गी पालन और मछली पालन। एज पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे हमारी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें खाने की ज़रूरत है, तो जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये मतलब पालना ज़रूरी है। तो एज द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड एज द लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज, द डिमांड फॉर मिल्क, एग एंड मीट इज ऑल्सो गोइंग। Also the growing awareness of the need for humane treatment। humane treatment का मतलब होता है कि भाई जानवरों का ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाए। तो also need for the humane treatment of livestock has brought in new limitations in livestock farming, thus livestock production also needs to be improved। तो livestock का प्रोडक्शन हम लोग को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दूध की, अंडों की, मीट की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इनको पाला जाता है इन सब चीज़ों के लिए। अब कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग मतलब जो पशुपालन होता है, गाय भैंसों को पालना। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पस, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एनिमल वर्क सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। तो आप कैटल फार्मिंग किन किन चीज़ों के लिए करते हो? दूध के लिए करते हो। ड्रॉट एनिमल्स, ड्रॉट एनिमल्स मतलब जो दूध नहीं देते वो वाले एनिमल्स, जैसे कि बैल हो गया, तो खेती के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, खेतों की जुताई के लिए, इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, काटने के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी पहले ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। गाँव वगैरह में आज भी चलते हैं। तो इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पेशीज़। इंडिया में जो कैटल हैं वो दो टाइप के हैं, बॉस इंडिकस काउस एंड बॉस बुबेलियस यानी कि बफलोज। तो काउस और बफलोज है हमारे देश में। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को हम लोग मिल्च एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल्स बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे एमसीक्यूज में आ सकता है, वन वर्ड आ सकता है कि हु आर मिल्च एनिमल्स। तो मिल्च एनिमल्स होते हैं डेयरी एनिमल्स। कोई भी जो जानवर होते हैं जो दूध दे सकते हैं उनको हम लोग मिल्च एनिमल बोलते हैं। और ड्रॉट एनिमल्स होते हैं जो कि फार्म लेबर के काम आते हैं, जो मतलब दूध नहीं देते, जैसे बैल। तो while the ones used for farm labor are called draught animals। Milk production depends to some extent on the duration of lactation period, meaning the period of milk production। तो देखो lactation period होता है जिस समय पर दूध दिया जा रहा है। मीनिंग ऑफ इसमें क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में गाय भैंस दूध दे रहे हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ द काफ। तो काफ यानी कि जब उसके गाय का बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो है वो मिल्क प्रोडक्शन उसका कैसा रहता है, वही लैक्टेशन पीरियड होता है। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो अब हम साइंटिफिकली लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन वाला जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाए। एक्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स। एक्जॉटिक का मतलब होता है अपने ही देश की जो होती है, फॉरेन बाहर से लाई हुई, जैसे कि जर्सी गाय, ब्राउन स्विस गाय आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, वाइल लोकल ब्रीड्स फॉर एग्जाम्पल रेड सिंधी, सहीवाल शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू डिजीज़। तो सहीवाल जो गाय होती हैं, सिंधी गाय होती हैं, ये बीमार कम पड़ती हैं मगर ये दूध कम देती हैं। तो जो जर्सी गाय होती हैं वो दूध ज़्यादा देती हैं। द टू कैन बी
क्रॉस ब्रेड टू गेट एनिमल्स विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज़। तो हम इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं, मतलब एक तो साहिवाल ले लें गाय और एक जर्सी ले लें और इनकी ब्रीडिंग कराते हैं, तो इनका जो बच्चा पैदा होगा वो मतलब दूध भी ज़्यादा देगा और वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसकी ज़्यादा होगी। इस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू हम लोग जो है बेटर क्वालिटी के जानवर बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई। कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ना क्रॉस ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग का। इससे क्या होता है, हम लोग डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ जो भी हम लोग को चाहिए होती है ना जानवरों में, वो ले सकते हैं। एक्टिविटी में फार्म में जाइए, कैटल्स गिनिए और कौन कौन सी ब्रीड की हैं वो आपको देखना है, और अमाउंट ऑफ मिल्क वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो देखना है। Proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required for humane farming for the health of animals and production of clean milk as well। तो उनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, शेल्टर की भी साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि एनिमल्स की हेल्थ भी अच्छी बनी रहे और जो है दूध जो आ रहा है वो भी साफ़ होना चाहिए। देखिए मैंने बचपन से देखा है कि मेरी मम्मी जो है ना वो दूध लेने जाती है डेली, सुबह 6 बजे उठ करके वो दूध लेने जाती है। कई बार मैं भी उनके साथ जाती थी, तो तब वहाँ पर मैंने देखा है कि कितनी सारी मतलब गाय भैंसें एक साथ बंधी हुई होती हैं और कैसे उनकी मतलब दूध दोया जा रहा होता है। तो तब मैंने देखा है ये बिल्कुल अपने सामने से। क्या आपने देखा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग ताकि उनकी वो जो गंदगी में लग जाती है उनकी बॉडी पे वो रहे, हट जाए। और क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो उनके मतलब ना बाल भी झड़ रहे होते हैं तो दूध वगैरह में आ जाते हैं, तो वो भी नहीं आने चाहिए। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन हीट एंड कोल्ड। तो अच्छे से प्रोटेक्शन हो कि भाई अब मौसम से बचे रहें। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लोपिंग एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग। तो मतलब इस तरीके से स्लोपिंग होना चाहिए क्योंकि वो सुसु पोटी करते रहते हैं ना, तो वो नीचे की तरफ चले जाए ताकि उनका जो फ्लोर है जिसपे वो खड़े हुए हैं वो ड्राई रहे, साफ रहे। फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी आर ऑफ 2 टाइप्स। तो जो डेयरी एनिमल खाना खाते हैं वो 2 तरीके का होता है। उसमें क्या होता है, एक तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो ऐसा खाना कि वो हेल्दी लाइफ जी सके। दूसरा मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो जब वो दूध दे रही हैं तो अच्छे क्वालिटी का दूध दे, ज़्यादा दूध दे, इसके लिए अलग तरीके का खाना होता है। तो वो हेल्दी रहे इस तरीके का खाना, दूसरा वो ज़्यादा अच्छा दूध दे इस तरीके का खाना भी उनको खिलाया जाए। एनिमल फीड इंक्लूड करती है रफेज विच इज़ लार्जली फाइबर। रफेज जैसे कि घास हो गया, उसमें फाइबर होता है बहुत ज़्यादा। और दूसरा होता है कंसनट्रेट्स विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। एक तो वो रफेज खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायर मतलब उनके जो है हेल्दी बना के रखने के लिए। दूसरा उनकी दूध की क्वालिटी अच्छी हो तो ऐसे कॉन्सनट्रेट्स उनको दिए जाते हैं। पशु आहार जिसको बोलते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। कैटल नीड बैलेंस्ड राशंस कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट्स। तो कैटल जो है बैलेंस में होना चाहिए उनकी जो खाना है ताकि जितनी भी सारी की चीज़ें उनको चाहिए वो उनको मिलती रहें। बिसाइड्स सच न्यूट्रिएंट्स फूड मटीरियल सर्टेन फूड एडिटिव्स भी उनके डाले जाते हैं जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट उनको मिलते रहे। द हेल्थ एंड द मिल्क आउटपुट ऑफ डेली एनिमल्स जो है वो बढ़ेगा अगर उनको रफेज भी मिले और जो न्यूट्रिएंट्स उनको ज़रूरत है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी उनके खाने में, जिससे खल बोलते हैं उसको, खल वगैरह डाल दी जाए। कैटल सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीज बिसाइड्स कॉजिंग डेथ रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली एंड हैज़ अ नॉर्मल पॉस्चर। तो सही तरीके से हम उनको पालेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज़ उनको मतलब कैटल्स में काफ़ी सारी बीमारियां भी लगती है जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है, उनका मिल्क का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। हेल्दी एनिमल जो है वो रेगुलरली खाना खाते हैं और नॉर्मल पोस्चर उनका होता है। द पैरासाइट्स ऑफ कैटल मे बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट। पैरासाइट कीड़े मकोड़े जैसे कि वायरस हो गया, फंगस हो गया, ये सब भी जानवरों को लगते हैं, इससे इंसानों में भी प्रॉब्लम होती है। द एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीज। तो एक्सटर्नल पैरासाइट जो है कीड़े मकोड़े उनके को स्किन डिजीज फैला देते हैं। इंटरनल पैरासाइट लाइक वॉर्म अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाइल फ्लूक डैमेज द लिवर। तो ये देखो अलग अलग बीमारियां हैं उनको, पैरासाइट से स्किन डिजीज़ भी होती है उनको। इंटरनल अंदर की तरफ कीड़े हो जाते हैं पेट में, इफेक्ट को स्टमक जो हमारा नहीं मतलब गाय भैंस का पेट होता है उसको इफेक्ट करते हैं, वो उनकी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं और उनके लिवर को भी डैमेज कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। वैक्सीनेशन आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिसीज। तो जैसे इंसानों का वैक्सीनेशन होता है इसी तरीके से जानवरों को बचाने के लिए उनका भी वैक्सीनेशन किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने कैटल फार्मिंग का देखा, अब हम लोग देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में कौन आता है, मुर्गी पोल्ट्री वाली होती है। तो पोल्ट्री फार्मिंग is undertaken to raise domestic fowl for egg production and chicken meat। तो इसमें क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग में
डोमेस्टिक फाउल को यानी कि जो मुर्गी होती है उसको पाला जाता है मीट के लिए, अंडे के लिए। देयरफॉर इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फार्म्ड टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। तो मतलब अच्छे से जो है उनको पाला पोषण के ताकि अच्छे अंडे मिलें और अच्छा मीट उनसे मिल सके। तो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, जैसे कि जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा रही थी गाय भैंस की, ऐसे ही इनकी भी क्रॉस ब्रीडिंग होती है। इंडिजिनस जो है मुर्गी होती है जैसे असील, एंड फॉरेन एक्जॉटिक जैसे कि लेगहॉर्न ब्रीड्स। वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्योंकि क्या होता है ना, उनकी कुछ अच्छी क्वालिटी होंगी, यहाँ की कुछ अच्छी क्वालिटी होंगी, जब क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगी तो दोनों की अच्छी क्वालिटीज़ मिल जाती हैं। तो अलग अलग वैरायटीज़ बनाई जाती हैं ताकि डिज़ायरेबल जो भी ट्रेड्स हमें चाहिए वो हमें मिल जाएँ। कि नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, की चिक्स जो हैं बच्चे हो रहे हैं उनके वो बढ़िया हों। डॉफ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिकन प्रोडक्शन। तो भाई ब्रॉयलर पेरेंट मतलब एक तो होता है अंडे वाला, एक मुर्गी होती है जो अंडे देती है, एक मुर्गी अंडे वाली होती है और एक मीट वाली होती है। तो मीट वाली के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो उनको मिल जाए, अंडे वाली के लिए जो चाहिए वो मिल जाए। समर अडेप्टेशन हो कि मतलब गर्मियों में अच्छे से हाई टेम्परेचर पे वो अडेप्ट करके रहे। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, तो ज़्यादा उन पर खर्चा ना करना पड़े। रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। तो भाई जो अंडे दे रही हैं वो छोटी हों साइज़ में थोड़ा, ताकि जो है कम खाना बना लें और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंडे दें। तो ये असील है इंडियन वैरायटी, और ये लेगहॉर्न है जो हमें देखने को मिलती है ना आजकल बहुत ज़्यादा, ये फॉरेन की वैरायटी है। अब डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की इम्प्लीकेशन देखनी है हमें। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इज़ इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ विच इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड। तो भाई जो चीज़ मतलब नहीं थी अच्छी उसको हमने बेटर बना दिया क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह करवा के और न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा करके जानवरों में। तो एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। तो ब्रॉयलर चिकन आर फेड विद विटामिन रिच supplementary feed for good growth and better feed efficiency. Care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass quality. तो ये जो ब्रॉयलर चिकन होते हैं ये मीट वाले चिकन होते हैं, इनको मतलब विटामिन रिच जो है अच्छी फीड दी जाती है ताकि अच्छी इनकी ग्रोथ हो और अच्छे एफिशिएंट हो और इनकी जो कैराकस की क्वालिटी है मतलब जो अंदर मांस की क्वालिटी है वो अच्छी रहे। दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर्स एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पसेस। तो इनको ब्रॉयलर की तरह जो है बड़ा किया जाता है और मीट के लिए इनका इस्तेमाल होता है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स अंडे वाली गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे से उनको रखा जाए इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजेनिक कंडीशन इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट। तो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए जो है बीमारियां ना उनकी फैले और उनको अच्छी साफ कंडीशन में रखा जाए। द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज एग लेयर्स। तो अंडे जो देती हैं और जो बाकी जो ब्रॉयलर्स होते हैं जो मीट वाले होते हैं, मीट वाले और अंडे वाले जो मुर्गे होते हैं ना, मुर्गियाँ, उनकी जो रखने की खाने की जो क्वालिटीज़ होती हैं कि उनको कैसा खाना चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए हमें, वो अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए। द राशन मतलब डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर बॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट। तो जो ब्रॉयलर होते हैं मीट वाले होते हैं उनके प्रोटीन होनी चाहिए और उनकी डाइट में फैट होना चाहिए बहुत ज़्यादा। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स। और जो पोल्ट्री होती है अंडे वाली उसमें विटामिन ए और के उनकी डाइट में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए अच्छे अंडे प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोनों की डाइट में डिफरेंस होता है। जो मीट वाली होती है उसमें प्रोटीन और फैट ज़्यादा होना चाहिए और जो अंडे वाली होती है उसमें विटामिन ए और के की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए पोल्ट्री फीड में। तो पोल्ट्री हुई अंडे वाली, बॉयलर हुई मीट वाली। पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज़। तो पोल्ट्री जो है कई सारे उनको डिजीज़ लग जाती है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स की वजह से, एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। न्यूट्रिशन की भी उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है। दीज नेसेसिटाइज प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो भाई साफ़ सफाई रखनी चाहिए जहाँ पर वो रहते हैं ताकि स्किन डिजीज़ वगैरह ना हो। और क्लीनिंग एंड सैनिटेशन तो साफ़ सफाई हो गया। स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स मतलब कुछ इन्फेक्शन ना फैले, ऐसी दवाइयाँ भी छिड़कते हमें रहना चाहिए। अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एंड रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज़। तो जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ ना फैले उसके लिए वैक्सीनेशन वगैरह भी प्रॉपर करा के रखनी चाहिए। व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो देखो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या होना चाहिए, सैनिटेशन, क्लीनिंग, वैक्सीनेशन और स्प्रेइंग ऑफ मेडिसिन्स।
डिफरेंस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स एंड इन देयर मैनेजमेंट। तो ब्रॉयलर्स और लेयर्स में डिफरेंस होता है। एक तो भाई देखो ब्रॉयलर जो है वो मीट वाला होता है, ये अंडे वाला होता है, और मैनेजमेंट में कैसे कैसे डिफरेंस है कि भाई डाइट अलग होती है। ब्रॉयलर्स की जो है प्रोटीन रिच डाइट होती है, एडिक्वेट फैट वाली, और जो पोल्ट्री होता है उसका विटामिन ए और के जो है उनकी डाइट में काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में होना चाहिए। अब लोकल पोल्ट्री फार्म को विज़िट करना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और लेयर्स और ब्रॉयलर्स की हमें देखनी है। फ़िश प्रोडक्शन, फ़िश होती है मछली। मछली जो है काफ़ी ज़्यादा चीप सोर्स होता है एनिमल प्रोटीन का हमारे खाने में। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड करता है फिन्ड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मॉलस। तो हमारे देश में तो ज़्यादातर नॉर्मल मछली खाते हैं, बट बाकी बाहर अलग अलग जानवर भी खाए जाते हैं, शेल फिश और प्रॉन्स और मॉलकस जो है ये। देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। दो तरीके से हम फिश को ऑब्टेन करते हैं। वन इज़ फ्रॉम नेचुरल सोर्स विच इज़ कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। तो नेचुरल सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कैप्चर फिशिंग क्या होती है, बताओ ज़रा। एग्जाम में आ जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज़ कैप्चर फिशिंग, बताओ 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 कैप्चर फिशिंग क्या होता है। तो कैप्चर फिशिंग आप जब नेचुरल सोर्स से समुद्र से जाकर के, नदी से जाकर के पकड़ते हैं ना मछली को, तो उसको हम कैप्चर फिशिंग बोलते हैं। द अदर वे इज़ बाय फिश फार्मिंग विच इज़ कॉल्ड कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी मतलब आप मछली पालन कर रहे हैं, कैप्चर फिशिंग मतलब जाकर के पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं। तो वाटर सोर्सेज or fish can either be seawater or freshwater such as river and ponds. Fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine and freshwater ecosystem. तो फिशिंग जो है वो पकड़ के भी हो सकती है और जो है कैप्चर करके भी की जा सकती है। अब मरीन फिशरीज, इंडियाज़ मरीन फिशरी रिसोर्स इंक्लूड, इंडिया की जो है कोस्ट लाइन होता है समुद्री रेखा। इंडिया की समुद्री रेखा काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया के पास है, और उसमें हमारे पास डीप सीज भी हैं, रिवर्स वगैरह भी हैं, जिससे हम लोग जो है मछली पालन करते हैं। पॉपुलर मरीन फिश वैराइटीज़ जो हैं हमारी उसमें क्या क्या है, प्रॉम्फेट, मार्कल, टूना और सार्डाइंस एंड बॉम्बे डक, ये जो है मरीन वैराइटीज़ हैं, याद रखनी है। पॉपुलर मरीन फिश की वैराइटीज़ देखो, एक तो ट्यूना याद रख लो और एक बॉम्बे डक याद रख लो, इजीली याद रहेगी, तो 2 तो याद होनी चाहिए। मरीन फिश आर कॉट यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। फिशिंग बोट से, फिशिंग नेट की मदद से काफ़ी सारी मतलब मछली को पकड़ा जाता है। ईल्स आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश। स्कूल ऑफ फिश का मतलब होता है फिश का झुंड, कोई पढ़ने नहीं जा रही होती, वो फिश का झुंड होता है। तो ईल्स मतलब उनकी उपज बढ़ाई जा सकती है, मतलब खूब सारे आप उसको पकड़ सकते हो। कैसे कि एक पूरा स्कूल ढूंढ लो, यूजिंग सैटेलाइट या फिर इको साउंडर्स का इस्तेमाल करके उनको पकड़ा जा सकता है। सम मरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्म्ड इन सी वाटर। तो सी वाटर में फार्मिंग भी इनकी की जाती है। दिस इंक्लूड्स फिन फिशेस। तो सी वाटर में किसकी फार्मिंग की जाती है, सी फिशेस, उनको हम मुलेट्स हो गया और भेतकी या फिर पर्ल स्पॉट्स या फिर सेलफिश सच एस प्रॉन्स, इनकी कहाँ से मतलब हम लोग इनको पाल सकते हैं मरीन फिश के तौर पर सी वाटर में। तो मसल्स एंड ऑयस्टर एज वेल एज सीवीड। ऑयस्टर आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स दे मेक। ऑयस्टर पर्ल बनाते हैं, मोती बनाते हैं, उसके लिए भी इनका कल्टिवेशन किया जाता है। तो कुछ हमें नाम भी याद रखने हैं। अब इसके बाद इनलेट फिशिंग और फिर बी कीपिंग और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो एज मरीन फिश स्टॉक्स गेट फर्दर डिप्लीटेड, द डिमांड फॉर फिश जो है वो हम फिश कल्चर से या फिर मरी कल्चर से कर सकते हैं। अब भाई मैरी कल्चर क्या होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैरी कल्चर जो होता है मछली पालन, जब हम लोग आर्टिफिशियली एक तो समुद्रों से पकड़ करके लेकर के आते हैं, नदियों से पकड़ करके लेकर के आते हैं, वो तो नेचुरल है। बट मैरी कल्चर में हम पॉन्ड्स वगैरह में मछली पालन करके जो है यूज़ करते हैं। इनलैंड फिशरीज, अब वही आ रहा है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर्स, रिवर्स। ये फ्रेश वाटर मतलब एक तो होता है खारे पानी की मछलियाँ, इससे पहले मरीन वाला हमने पढ़ा, वो खारे पानी की होती है, समुद्र से पकड़ी जाती है। और कैनल से, पॉन्ड से, रिजर्वायर से या फिर रिवर्स जो है उससे इनलैंड फिशरीज होती है। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज मतलब खारे पानी वाली, वेयर एज सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर सच एज एस्चुरीज एंड लगून्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फिश रिजर्वायर्स। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ब्रैकिश वाटर क्या होता है। ब्रैकिश वाटर होता है जहाँ पर खारा पानी यानी कि समुद्र का पानी और नदी का पानी मिल रहा होता है, वो होता है ब्रैकिश वाटर। उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए एश्योरीज होते हैं, लगून्स होते हैं, और ये वाले जो फिश रिजर्वायर्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाली फिशेस की भी काफ़ी अलग डिमांड होती है। कैप्चर फिशिंग इज़ डन इन सच लैंड्स
देखिए कैप्चर फिशिंग यहाँ पर करी तो जाती है वाटर बॉडीज़ में, मगर उनकी जो उपज होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ज़्यादातर फिश प्रोडक्शन जो है वो एक्वाकल्चर से इसमें होता है। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद राइस क्रॉप सो दैट फिश आर ग्रोन इन द वाटर इन द पैडी फील्ड। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीशीज आर यूज्ड इन सच सिस्टम। मतलब कई बार तो जहाँ पर चावल की खेती होती है ना, वहीं पर ही मछली, क्योंकि चावल की खेती में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो वहीं पर ही मछलियों की फार्मिंग भी की जाती है, मतलब मछली भी वहीं पर ही पाल ली जाती हैं। और या फिर क्या होता है, अलग से भी मछलियाँ पाली जाती हैं। तो इम्पोर्टेड और बाहर से लाई हुई मछलियाँ, लोकल मछलियाँ, दोनों ही इस सिस्टम से हम लोग जो है उगा लेते हैं। मछली वैसे उगाई नहीं जाती है, पाली जाती है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं फिश कल्चर में कि राइस क्रॉप के साथ साथ जो है वो पैडी फील्ड में उगा लें उसको। इंटेंसिव फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं और कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर मतलब अलग से भी फिशेस को जो है पाल करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, इन सच अ सिस्टम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 स्पीशीज इज यूज्ड इन फिश इन सिंगल फिश पॉन्ड। तो 5 या 6 जो है स्पीशीज़ जो है एक ही पॉन्ड में रख दी जाती हैं। ये इस तरीके से सेलेक्ट की जाती हैं कि एक दूसरे से जो है ना लड़ाई झगड़े ना करें। खाने के लिए इनकी फूड हैबिट्स को देख करके ही अलग अलग स्पीशीज़ को रखा जाता है। इससे क्या होता है, फूड अवेलेबल होता है पॉन्ड के अलग अलग पार्ट में, उसका ये इस्तेमाल कर लेती हैं। एज कैटल्स आर सरफेस फीडर्स, जो अलग अलग फिश के एग्जांपल दे रहे हैं कि कैटलास जो है वो सरफेस फीडर होते हैं, ऊपर ऊपर ही खाना खाते हैं। रोहस जो है वो मिडिल जोन पॉन्ड में खाना खाते हैं। और म्रिकास जो है वो कॉमन क्रैब्स होते हैं, वो हैं बॉटम, बिल्कुल नीचे जा करके खाना खाते हैं। और जो ग्रास क्रैब्स फीड्स होते हैं, ग्रास क्रैब्स, ये जो फिशेस होती हैं ये फालतू जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर, एक्स्ट्रा पेड़ पौधे उन पर फीड करते हैं। टुगेदर ये स्पीशीज़ जो है वो एक ही पॉन्ड में रह करके आराम से रह सकती हैं, क्योंकि एक ऊपर खा रही है खाना, एक नीचे खा रही है, किधर खा रही है किधर खा रही है ना, अलग अलग जगह पर खाना खा रही है। तो एक दूसरे से खाने के लिए ये लड़ाई झगड़े भाई नहीं करती हैं। तो दिस इंक्रीजेस द फिश ईल्ड फ्रॉम द पॉन्ड। तो इससे पॉन्ड में अच्छे से जो है फिशेस पल पाती है। कैटलास, सिल्वर क्रैब, अलग अलग देखिए फिशेस को यहाँ पे बना के दिखा रखा है। कलर ही दे देते, समझ ही आ जाता कौन सा कलर किया है। वन प्रॉब्लम विद सच कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट मैनी ऑफ दीज फिशेस ब्रेड ओनली ड्यूरिंग मानसून। तो ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि कंपोजिट फिश कल्चर की ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही इनको उगाया जा इनको पाला जा सकता है। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट कैन बी मिक्सड विद दैट ऑफ अदर स्पीशीज एज वेल। सो मेजर प्रॉब्लम इन द फिश फार्मिंग इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। तो सीड की क्वालिटी जो है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है फिश फार्मिंग में। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वेज हैव बीन वर्कड आउट टू ब्रेड दीज फिश इन पॉन्ड्स यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। दिस हैज इंक्रीज द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड इन डिजायर्ड क्वांटिटीज। तो फिश सीड मतलब जितनी फिश की हमें ज़रूरत है उनके ऑफस्प्रिंग की, वो हम लोग जो है हार्मोनल स्टिमुलेशन से बना लेते हैं। मतलब ज़्यादा उनकी जो है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें, इस तरीके के हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं उनकी बॉडी में ताकि हम लोग को ज़्यादा सही है से लगे। तो हाउ फिशेज ऑब्टेन, देखो मरीन से भी कर सकते हैं और फ्रेश वाटर से भी कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर कि भाई अलग अलग टाइप का वो खाना खाती हैं, अलग अलग लेयर्स पे, तो खाने की लड़ाई नहीं होती और पॉन्ड का पूरा एरिया यूज़ हो जाता है। अब बिल्कुल लास्ट पे आ गए हैं हम चैप्टर के बी कीपिंग, यानी कि बी कीपिंग मधुमक्खी पालन। हनी जो है हम खाते हैं, इसलिए जो बी कीपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, एग्रीकल्चर एंटरप्राइज बन चुकी है। सिंस बी कीपिंग जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होती है, तो फार्मर जो है एडिशनल इनकम के लिए इसको ईजिली कर सकते हैं। इन एडिशन टू हनी, beehives आर अ सोर्स ऑफ वैक्स विच इज़ यूज्ड इन वेरियस मेडिकल प्रिपरेशन। तो हनी भी होता है इसमें, और हनी के साथ साथ एक तो शहद होता है और शहद के साथ साथ इसमें वैक्स भी होता है, तो वैक्स का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है इससे। तो लोकल वैरायटीज़ जो बी की होती है उनका कमर्शियल प्रोडक्शन हनी के लिए किया जाता है, उसका नाम होता है अपिस केराना इंडिका, कॉमनली नोन एज इंडियन बी। और एक होता है ए डोरसाता, द रॉक बी और फ्लोरे, अलग अलग लिटिल इनके अलग अलग नाम हैं। इटालियन बी की वैरायटी है मेलिफेरा, इसको भी लाया गया है ताकि हनी ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा सके। दिस वैरायटी इज़ कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। तो हम क्या करते हैं, अपने देश की जो बीज हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं, फ़ॉरेन से लाई हुई बीज का भी इस्तेमाल करते हैं कि भाई फ़ॉरेन की जो भी वैरायटी होती है ना जो अच्छा उपज दे रही होती है कि भाई ये इटली वाली है, ये बी ये ज़्यादा हनी प्रोड्यूस कर रहे हो तो भाई इसका इस्तेमाल कर लो।
अब देखिए अरेंजमेंट फॉर बिहाइव इस तरीके से जो है मधुमक्खी को पालने के लिए बनाया जाता है। हनी एक्सट्रैक्टर, यहाँ से हनी निकाला जाता है। इटालियन बी हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, उनकी हनी ज़्यादा अच्छे से मतलब कनेक्शन ज़्यादा वो हनी प्रोड्यूस करती हैं। दे स्टिंग समटाइम समवॉट लेस, और काटती जो हैं कम है वो। दे स्टे इन अ गिवन बिहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रेड वेरी वेल, तो एक ही जगह पर रहती है और अच्छे से जो है उनकी नंबर भी बढ़ा लेती है। फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एपरीज आर एस्टैब्लिश, तो एपरीज क्या होती हैं, एपरीज होते हैं बी फार्म्स जहाँ पर मधुमक्खियों को पालन किया जाता है और हनी प्रोड्यूस करवाया जाता है उनसे। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपन द पैस्चरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। तो भाई कैसे बनता है हनी, वो जो रस चूस के आती है ना उनका फूलों का, उससे हनी बनता है। तो कितना हनी की क्वालिटी कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे फूल कैसे अवेलेबल होंगे। इन एडिशन टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पैस्चरेज द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। तो टेस्ट कैसा होगा कि भाई किस तरीके के फ्लावर्स वहाँ पर अवेलेबल है ना, उस पर टेस्ट डिपेंड करता है। तो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हनी प्रोडक्शन के लिए क्या करेक्टरिस्टिक बतानी है, और पैस्चरेज एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। पैस्चरेज मतलब वो एरिया जहाँ पर मधुमक्खी घूम सकती हैं और वो फूलों का रस चूसती हैं। तो कौन सा अच्छा फूल उनको मिलेगा, अच्छा पैस्चर मिलेगा, तो हनी की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, बहुत ही बड़ा चैप्टर था। साइंस के सारे चैप्टर्स बड़े बड़े हैं। अब मैं इसको मर्ज कर दूँगी और फिर आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे। थैंक यू।